अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि 8.2 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब कब हुआ और उसके कॉजेज़ क्या थे। अभी देखेंगे वर्ल्ड वॉर और इंडिया, इनका एक दूसरे में किस तरीके से इनको फ़ायदा हुआ, किस तरीके से इनको नुकसान हुआ, ये सब चीज़ें देखेंगे। जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इंग्लैंड ने अपने कॉलोनीज जो थे वो कॉलोनीज़ में इंडिया को नहीं चाहते हुए या चाहते हुए उनको कुछ भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हुए या उनसे कुछ भी कन्विंस नहीं करते हुए उनको अपने कॉलोनीज़ में पार्टिसिपेट कर लिया। फिर भारत ने इंग्लैंड को बहुत सारा पैसा, अनाज, कपड़ा और युद्ध की जो भी वेपन्स वगैरह थे वो दिए, सोल्जर्स भी दिए, बहुत सारी उनको हेल्प की। 1990 और 20 में तक 1919 और 20 तक भी हिंदुस्तान ने ब्रिटिश सरकार को एक बहुत सारी अमाउंट के तहत जो है उनको उनके वॉर के लिए मदद की और पैसों की मदद की, जिसको हम 19 बिलियंस कह सकते हैं, 100 करोड़ के नियर अबाउट उन्होंने उनको हेल्प की है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 17 भारतीय थे उनको विक्टोरिया क्रॉस नाम का एक उन्होंने ऑनर भी किया और उनको मेडल्स भी दिए गए। उसके साथ साथ ये वॉर की वजह से भारत ने इंग्लैंड को बहुत सारी मदद की थी, उनको वेपन्स देना, उनको बहुत सारे जूट है, टेक्सटाइल्स कंपनी है या स्मॉल शिप्स है, टिम्बर्स है, रेलवे और बहुत सारी चीज़ें जो थी एक साथ चल रही थी वो सब मदद की। अब इसमें क्या हुआ था कि जो इंडिया में जो चीज़ें हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम बढ़ गया था, कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन हो रहा था। फिर पानी का जहाज़ जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, खेती है, प्रोडक्शन है, फिर ऑयल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें जो है ये बढ़ती जा रही थी। और ये वॉर होने के बाद भारत में एक जिसको हम बोलेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और एक चीज़ें हो गई थी कि कहीं ना कहीं जहाँ पे जो आयरन वगैरह यूज़ किया जा रहा था, ज़मीन में कोयला है उसका यूज़ किया जा रहा था, इसमें आयरन इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, तो ये चीज़ें बढ़ने लगी। फिर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग है, व्हीकल्स का यूज़ किया गया, मोटर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया। ये वॉर के टाइम में पोस्ट वॉर जो हुआ था इस वजह से इन्होंने नियर अबाउट 33 करोड़ जो थी ये इन्होंने गंवाया था, ये उनको नुकसान दिख रहा था। उसके बाद उनकी जो खेती वगैरह उसमें मंदी आ गई थी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम हो रही थी क्योंकि वो खेती वगैरह जो है इंडिया से बाहर इंग्लैंड में जा रही थी और इंग्लैंड से रिलेटेड जो पूरे कंट्रीज़ थे उनको मिल रही थी और भारत का यहाँ इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था और ये चीज़ें उनके लिए इसकी कीमतें भी बढ़ जा रही थी। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को बहुत सारे कॉजेज़ भी इसमें दिखने लगे कि मिक्स्ड इम्पैक्ट था, अच्छा भी था, बुरा भी था। नेक्स्ट में ये उनको समझ में आया कि इंडियन सोल्जर्स और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो है तो ये लोग कहीं ना कहीं चीज़ें भूल रहे हैं। उनको रियलाइज़ करवाना था, उनको ये बताना था कि जहाँ हमने यूरोप के साथ वॉर किया है, यूरोप के साथ इनकी जंग हुई थी, तो उनके जो भी वेपन्स वगैरह थे, उनके जो एयरक्राफ्ट था, उनके मशीनरीज थे, इनके इंस्ट्रूमेंट जो थे, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ या उनका मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न जो आर्मी थी उनके पास, उनका मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह जो था और ये सब चीज़ें जो है वो अपने से ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें की गई थी। और वो चीज़ें भारत ने ब्रिटिश सरकार को एक कमेटी में बता दिया गया कि हमको ये चीज़ों का डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसा हमला वगैरह हमारे ऊपर होता है तो हम लोगों ने उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
उसके बाद 1917 में गवर्नर जनरल और वाइसरॉय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडवर्ड जो था मॉन्टेस्क्यू जिसको कहा जाता है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का जो था, इन्होंने भारतीय ब्रिटिश प्रशासन जो था उनको कौन सी चेंजेस करना है और क्या क्या चीज़ें हमको डेवलप करना है, इसका उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट में उन्होंने जो अर्बन एरिया के रिलेटेड, शहर के रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और जो आर्मी है उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ये इनको मालूमात दी या बताई, या उसके ऊपर उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया। उसके बाद 1917 में गवर्नर जनरल और वाइसरॉय चेम्स और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एडवन मॉन्टेस्क्यू जो था, उसने भी अपनी तरफ से भारतीयों के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी, जिसमें उन्होंने आर्मी में कोई भी ज़ात या कोई भी रेस, वंश और हर धर्म का कोई नहीं सोचते हुए हर किसी को, हर हिंदी सैनिक को या हर भारतीय को उन्होंने पोस्ट दिए, पोजीशंस दिए, जो हर भारतीय सैनिक को भर्ती करने का उन्होंने तय कर लिया, हर किसी को भर्ती कर लिया है। और इंग्लैंड में स्टैंडर्ड अकादमी के जैसे ही हिंदुस्तान में एक एकेडमी बनाया जिसमें ट्रेनिंग वगैरह हो। ये एकेडमी में 10 जगह जो थे हिंदी जो सोल्जर्स थे उनके लिए थी। इंदौर में भी उन्होंने एक मिलिट्री स्कूल, मिलिट्री कॉलेज शुरू किया जहाँ पे सोल्जर्स की ट्रेनिंग दी जाए, ऐसा शुरू किया, जिसको किंग्स कमीशन नाम दिया गया। और वहाँ पे भी उन्होंने जैसे कि एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग है, फिर आप लोग आर्मी के लोगों को जहाँ पे ज़मीन पे किस तरीके से वॉर करना है वो ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डेवलपमेंट की है। 1921 में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो युद्ध से रिलेटेड थे, जंग से रिलेटेड जो चीज़ें थी, वो उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। और बहुत सारा अच्छी तरीके से उन्होंने जो एयरफोर्स जो था, इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने ज़्यादा पक्का किया और उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की कोशिश की। फिर उसके बाद इंडियन नवल यूनिट में उन्होंने ग्रिट और ब्रेवरी वॉर शुरू किए। वो भी उन्होंने यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में शुरू किए। उसके बाद लोकमान्य तिलक जो है, ये महायुद्ध के बाद उन्होंने एक केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर शुरू किया। उसमें वो लिखते भी थे, उससे रिलेटेड अगर कोई कहीं सभा होती थी या कोई प्रोग्राम वगैरह होता था तो उसमें से अपने भाषण में से या अपनी बातों में से वो सबके सामने चीज़ें रखने की कोशिश करते थे, उससे रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने उनके स्पीचेस वगैरह होते थे। जो हिंदुस्तानी जो है वायुसेना में काम करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। जो हिंदी लोग थे उनके बहुत सारे उनको अधिकार दिए गए। उनके जो भी अधिकार या उनको जो भी पोस्ट दी जाती थी तो वो उनमें कुछ भी भेदभाव नहीं किया जाता था। और पहला महायुद्ध जब हुआ था तो ब्रिटिश सत्ता ने वो टाइम पे इनको मदद की थी। उनके हेल्प के रिलेटेड तिलक, गांधी जी और अन्य नेता जो थे, इन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था जिसमें। और पहले जंग अजीम जो हुई थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करके बहुत सारा उनको फ़ायदा मिला था। और उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तो आगे जाके हम लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें और एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो कॉलम बताया गया है आपको येलो कलर का है, मराठी की बुक में ये ग्रीन कलर का कॉलम है, कांग्रेस एंड डिफेंस पॉलिसी। तो ये पॉलिसी आपको नहीं आने वाली है, इसके बारे में कुछ भी तैयारी नहीं करना है आपको। इसको पढ़िए मत, इसको डायरेक्टली आप जाके इसको कट कर दीजिए। इसको कट करना है, इसको आपको आपके साथ इसको यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉलम को जितना हो सके उतना कट कर दीजिए। ये पूरा ही कॉलम आपको कट करना है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, सब बाद में आपको पता नहीं था या आपके सिलेबस में से इसको
कहीं ना कहीं निकाल दिया गया है। तो इसको आपको कट करना है और उसके बाद आपको इसके बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका स्किप करने का लेसन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से और एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी जो थी इंदिरा, इन्होंने उनके एक लेटर में ये चीज़ कही थी कि अंग्रेज़ों ने जो भी चीज़ें ब्रिटिश एम्पायर ने जो भी चीज़ की है उसमें इंडिया को उन्होंने फोर्सफुली उसमें खींचा था। इसमें इंडिया को आने की उनको पूछा भी नहीं गया था, उनसे कंसर्न भी नहीं किया था और उनको ज़बरदस्ती ये चीज़ों में खींचे जाने की वजह से ये कहीं ना कहीं ये चीज़ों में फंस गए थे। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखिए। अब ये चीज़ कहाँ से पता चलती है कि हिंदुस्तानी जो थे ये वॉर में थे ही नहीं, क्योंकि इनका जर्मन के साथ भी झगड़ा नहीं था और तुर्कियों से भी झगड़ा नहीं था। क्यों? इसलिए ये बीच में आए कि हिंदुस्तान के जो लोग थे ये अंग्रेज़ों के कॉलोनीज़ में रहते थे, इनके अंडर में रह रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं अपने मालिक के साथ, मालिक जो कर रहा है उसके अंडर में रह रहे, तो उसके साथ साथ ये चीज़ें उनको करना पड़ रही थी। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ये बहुत गरीब कंट्री थी और वहाँ के लोगों को अपने सब चीज़ें करने के लिए उनको कहीं ना कहीं काम धंधे करना ज़रूरी था या उनका पेट पानी चलाना ज़रूरी था। तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो है ये कभी भी आपको मिलिट्री एरिया में या मिलिट्री में एंटर करते हुए, आर्मी में एंटर करते हुए दिख रहे थे। उनको कोई भी उनमें परेशानी नहीं थी, उनको कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। 11 लाख से भी ज़्यादा, 11 लाख तो जो हिंदी सैनिक है पहले महायुद्ध में जिन्होंने जंग लड़ी थी, 11 लाख से ज़्यादा लोग हिंदुस्तानी थे उसमें। हिंदुस्तानी जो आर्मी थी वो इंग्लैंड के साइड से ही लड़ रही थी। 150 करोड़ जो पैसा था इनका, ये हिंदुस्तान की तरफ से युद्ध में यूज़ किया गया था और वो इंग्लैंड को दिया गया था। कितना? 150 करोड़। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का ही इसमें नुकसान हुआ है कि इन्होंने अपना खुद का पैसा इनके साथ लगा दिया था। उसके बाद ये महायुद्ध के बाद बहुत सारे लोग हैं जो देश छोड़ के चले जाने की उन्होंने कोशिश की। ड्यूरिंग दिस टाइम वॉर इंडिया पीपल बिगन टू माइग्रेट टू कनाडा, अमेरिका जाने लगे। कनाडा सरकार ने ब्रिटिश सरकार के जो हाथ में जो चीज़ें थी या इनके हाथ में जो भी उन्होंने एक चीज़ आ गई थी वो उन्होंने ले लिए। जैसे इनके हाथ में कमांड आ गया था, हिंदी लोग जो थे या हिंदुस्तानी जो थे ये लोगों को इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने कहीं ना कहीं ये लोग उनको यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं थे। ये बोल रहे थे कि आप हिंदी लोग हो, हिंदुस्तान से आए हो, हम आपको यहाँ पे रहने के लिए परमिशन नहीं दी थे। फिर उसके बाद बाबा गुरुदीप सिंह नाम के जो लीडर थे कामागाटा में, जिन्होंने जिनके जहाज़ जो था कनाडा में था, वहाँ पे अपने जगह पे वैंकूवर पे उन्होंने जाके वहाँ पे उनको अपना जो पंडाल डालना था या उनको वहाँ पे उतरना था वो उनको उतरने नहीं दिए। उसके बाद हिंदी लोग जो थे वो उनको वापस भारत में आना पड़ा। फिर उसके बाद जो कामागाटा मारू जो कहा जाता है वो जहाँ जो है कलकत्ता के नज़दीक बजबज जो एक जिसको हम लोग बोलेंगे बॉर्डर बोलेंगे, वहाँ पे आके रुक गया था, वहाँ पे वो फंस गया था, ऐसा ही बोल सकते हम। कलकत्ता में, ये कहाँ पे था? ये कलकत्ता में था। मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का ही काम चल रहा था। जब लोग कनाडा और अमेरिका जाने लगे थे तो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार के थे कनाडा भी इनका ही सुन रहा था। उन्होंने उनका सुन के इनको तो भारतीयों को वहाँ पे जगह नहीं दी और इनके लीडर के साथ ये जब बजबज बंदर के ऊपर आए या उनके किनारे पे आए
तो वहाँ पे भी उन्होंने उनको गाँव जाने के लिए कहा, तुरंत अपने अपने घर पे जाने के लिए कहा, लेकिन वहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने उनको बोला, जाने नहीं दिया। और फिर भी लोगों ने उनका सुने नहीं, और लोगों ने नहीं सुन रहे थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने वहाँ पे गोलीबारी की और बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे लोगों को मार दिया गया। अब दूसरी तरफ जर्मनी कंट्री में अगर देखा जाए तो एक नेशनलिज़म था। इंडिया ऑल्सो इसमें एक नेशनलिज़म या राष्ट्रवादी कंट्री कहा जाती थी, जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग जाति जमाती के लोग एक साथ रहते थे। उसके लिए इंडिया फेमस था। इंडिया किसी के अंडर में था, उसलिए उनको बाहर निकलने की वो बहुत सारी कोशिश कर रहे थे, जैसे कि एबिसिनिया, स्पेन, चीन, इसमें लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे। उसी तरीके से भारतीय भी उनकी तरफ से डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, एक दूसरे को मदद करना चाह रहे थे। और वैसा देखा जाए तो जर्मन में रेस का बहुत ज़्यादा भूत सवार था। आपको पता है, हमने लास्ट इसमें ही पढ़े कि जो हिटलर है, हिटलर ने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जाति और वंश के बारे में रेसिज्म डाल दिया था कि ये लोग भेदभाव करते थे। ये चीज़ें हिटलर ने ज्यूज़ को, लोगों को मार दिया था। लेकिन भारत एक ऐसा ही कंट्री थी जिसमें अलग अलग जाति और वंश के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलके रह रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक भारत का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य हमको दिखाई देता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई हमने देखे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अभी नेक्स्ट लेसन में पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत किस तरीके से रहे और किस तरीके से इनको नुकसान हुआ, किस तरीके से फ़ायदा हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और टिस्को, ये जो अपना ये पैराग्राफ है, ये रह चुका है पढ़ने का, तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलिए अभी यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म करते, चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ है, पॉइंट ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।